हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 17 अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आपके सोशल साइंस का ये जो बुक है वो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये आपके इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है उसका फर्स्ट लेसन है एंड ओवरऑल आपके पूरे टेक्स्ट बुक का 17th लेसन है। तो यहाँ एक्सरसाइज में सबसे स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो एज्यूम दैट देयर आर 5 फैमिलीज इन अ ग्रुप। आप एज्यूम कीजिए कि किसी ग्रुप में टोटल 5 फैमिलीज जो हैं वो रहती हैं एंड द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ द ग्रुप इज़ ₹4000। वहाँ पे एवरेज पर कैपिटा इनकम दिया है ₹4000। तो इन 2 ईयर्स द एवरेज पर ईयर कैपिटा इनकम इज़ ₹5000। और क्या दे रहा है कि 2 ईयर्स में उनका एवरेज आ रहा है 5000। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपको बताना है। फर्स्ट थिंग है द ग्रुप हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड, यानी कि वो जो ग्रुप था उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा है 4000 से 5000 आ गया है, दैट मीन्स प्रोग्रेस तो हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया है द इनकम ऑफ ईच पर्सन इन द ग्रुप हैज़ इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे आपको एवरेज पर कैपिटा इनकम दिया है, एवरेज दिया है, दैट मीन्स हम लोग हर एक का बढ़ा है ये चीज़ नहीं बोल सकते, ऑन एन एवरेज ये इंक्रीज हुआ है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। थर्ड बोला है द ग्रुप हैज़ प्रोग्रेस्ड, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप में प्रोग्रेस आया है, इंडिविजुअली नहीं लेकिन एज अ ग्रुप यहाँ पे प्रोग्रेस आया है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रुप में ही 4000 से 5000 हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंड लास्ट ऑप्शन था द इनकम ऑफ एवरी पर्सन इन द ग्रुप हैज़ डिक्रीज। तो वो तो दिख ही नहीं रहा है, डिक्रीज हुआ होता तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाता। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है तो उसका क्या रीज़न है। फर्स्ट दिया है इट नीड टू यूज़ द एक्स्ट्रा सप्लाई दैट इट हैज़ क्रिएटेड, यानी कि गवर्नमेंट को जितना नीड है उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया है एंड उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है, इसलिए वो उसको हमको प्रोवाइड करा देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है। सेकेंड बोला है इट नीड्स टू अर्न मनी, अब उनको पैसा कमाना है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हम लोग पे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ पैसा कमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। थर्ड है फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक डेली नीड है हर एक इंडिविजुअल का एंड इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है एंड उसके टर्न में वो हमसे पैसे लेती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फॉर पब्लिक वेलफेयर। एंड फोर्थ है फॉर सप्लाई टू गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में ही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं होता है, बल्कि हर एक जगह पे होता है, कमर्शियल पर्पस हो या रेसिडेंशियल पर्पस हो, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन इंडिसेस टू मेजर डेवलपमेंट, यानी कि अगर आपको डेवलपमेंट को मेजर करना है तो आप क्या सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करोगे, इन चीज़ों को मेजर करके आप जानोगे कि हाँ ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा द मेन इंडिसेस टू मेजर डेवलपमेंट आर, मतलब डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए मेन इंडिसेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज। ये सारे पॉइंट जो है उसके थ्रू हम लोग डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, तो वो आप इंक्लूड कर लेना। ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी 2023 में पूछा है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप इसको एक बार देख लेना। एंड ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ स्मॉल आंसर्स में ही आया था, इसलिए सिर्फ पॉइंट्स को ही मेंशन करना है, उनको डील नहीं करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इंडिया जीडीपी इज़ लार्जर देन नेपाल्स येट इट लैक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वाई, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है वो नेपाल के जीडीपी से कम है, लेकिन फिर भी इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अगर हम लोग देखें तो वो नेपाल के कंपैरिजन में डाउन में जाता है। तो उसका क्या रीज़न है। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं एंड उनके पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में भी लिखी हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अगर शॉर्ट में आता है आंसर लिखने के लिए तो आप सिर्फ ये हेडलाइंस लिखोगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसका हेडलाइन हो गया, या आपका आगे के पॉइंट्स हैं तो सबका ये जो हेडलाइन है इसको मेंशन करोगे आप, अगर शॉर्ट में आता है तो। और अगर वही चीज़ डिटेल में आता है तो फिर आप यहाँ पे पूरे डिटेल जो मेंशनिंग है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो हो जाएगा जिसके वजह से ये चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका फर्स्ट रीज़न हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि इंडिया में जो वेल्थ है वो जनरेट तो हो रहा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अमंग द पॉपुलेशन वो इक्वल नहीं है। किसी के पास में ज़्यादा वेल्थ है तो किसी के पास में कम है एंड इसलिए भले ही जीडीपी ज़्यादा दिखता है, लेकिन वो जो जीडीपी है वो तो यहाँ पे हम लोग जैसे एवरेज पे देखते हैं, सबको मिलाकर देखते हैं, तो जिनके पास कम है उनके पास कम ही है, जिसके पास ज़्यादा है उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो पूरा मिलाकर के ओवरऑल एक एवरेज में आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो कम ही है।
नेक्स्ट दिया है यहाँ पे पॉपुलेशन साइज़। अब इंडिया जो है वो नेपाल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसके वजह से उनको अपने सारे सर्विसेज जो होंगे, इंडियन गवर्नमेंट को सर्विसेज जो है हर एक इंसान तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया जो है वो हेविली फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, लेकिन वो सोशल सर्विस पे जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये एक चेंज है। नेक्स्ट दिख रहा है डिफरेंस इन लेवल ऑफ एजुकेशन। तो जो भी एजुकेशन है वो भी हर एक सेक्टर को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अब जब आपको डिटेल में भी आंसर लिखने के लिए आता है ना, तो आप 4 टू 5 पॉइंट्स लिखते हैं, इतना सफिशिएंट है, एंड उसमें से आपको 3 पॉइंट्स को मैक्सिमम जो है एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने बैठ गए तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा आंसर आप लिख देंगे किसी एक क्वेश्चन का, और पता चला उसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन जो है वो रह गया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अदर देन पर कैपिटा इनकम दैट आर इंपॉर्टेंट व्हेन कंपेयरिंग टू और मोर कंट्रीज। अगर हम लोग 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम के जगह और कौन से पॉइंट्स के थ्रू हम लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसी हैं। अगर आंसर शॉर्ट में लिखना है तो सिर्फ हेडलाइन लिखिए, और अगर डिटेल में लिखना है तो उसके अंदर का डीलिंग भी लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है लिटरेसी रेट। जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा यानी कि उतना अच्छा वहाँ पे का एजुकेशन फैसिलिटी है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कंट्री का अच्छा हो जाएगा। सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज कितने साल जो है वो वहाँ के लोग, उस किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग हैं वो वहाँ पे उनका लाइफ है, कितना वो जी रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो जितना ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट मीन्स उतना बेटर वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी होगा, उतना अच्छा न्यूट्रिशन होगा, उतना अच्छा लिविंग कंडीशन होगा वहाँ के लोगों का। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जितना कम मोर्टेलिटी रेट होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है मतलब कि 1 ईयर से कम एज में जो बच्चे हैं, मतलब जिनका बर्थ हुआ था एंड 1 ईयर से कम एज में ही उनका डेथ हो गया, तो उसको बोलते हैं। अब जितना कम इस तरीके का आपको केस देखने के लिए मिलेगा, उससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो कितना अच्छा है, वहाँ के लोगों का लिविंग कंडीशन कितना अच्छा है। नेक्स्ट है एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। तो गवर्नमेंट जो भी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वही सारा चीज़, जैसे एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, या फिर जो भी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी है, तो गवर्नमेंट कितना अच्छा उसको प्रोवाइड करा रही है। वो चीज़ यहाँ पे बताता है कि कितना डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। किसी भी कंट्री का कि वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कितने रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं, तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म तक डेवलपमेंट वहाँ पे होता रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ इंडिया कैन बी डेवलप्ड। तो इंडिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। स्टूडेंट्स ये आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को इसमें ऐड कर सकते हो। फिर भी क्योंकि एक आंसर मुझे अपने साइड से देना ही है तो मैं ये आंसर यहाँ पे फ्रेम की हूँ। तो यहाँ पे आप लिखना, टू डेवलप इंडिया वी नीड टू फोकस ऑन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। इकोनॉमिकली भी ग्रोथ होना चाहिए एंड पर पर्सन जो है उनका वेलबींग भी यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो इम्प्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर स्पेशली इन विलेजेस कैन हेल्प मोर पीपल लिव बेटर लाइफ्स। क्योंकि जो भी सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ना, वो मैक्सिमम ऐसा होता है विलेज एरियाज़ तक नहीं पहुंच पाता है। हाँ, अभी आज के डेट में भले ही ये चीज़ थोड़ा बेटर हो चुका है, लेकिन तो भी हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल उन तक नहीं पहुंचता था। तो यहाँ पे इसलिए दिया है कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को रूरल एरियाज़ में भी हम लोगों को पहुँचाना है। रेड्यूसिंग इनकम गैप्स थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स कैन सपोर्ट दोज इन नीड। तो इनकम गैप्स भी देखने के लिए मिलता है ना, पुअर पीपल वो पुअर इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में परमानेंट वेजेस नहीं है। कोई भी परमानेंट ऐसा जॉब नहीं है कि उनको डेली वेजेस मिलते रहे, कभी कमा रहे हैं कभी नहीं कमा रहे हैं, तो इसके वजह से वहाँ पे उन वो हमेशा जो है इकोनॉमिकली पुअर रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनकम गैप जो है उसको रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट बाई यूजिंग रिसोर्सेज वाइसली एंड इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन्वायरमेंट में, उन सबको हम लोग को वाइजली यूज़ करना है ताकि इन्वायरमेंट जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, और क्लीन एनर्जी का हम लोग यूज़ करें, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएं जैसे कि रोड्स और स्कूल्स हो गए। ये भी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। एंड बाई इंश्योरिंग दैट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोग्रेस एंड दैट वी टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उससे हर किसी को बेनिफिट मिले, और उस प्रोग्रेस में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करें। तो इस वजह से जो इंडिया है वो अचीव कर सकता है लास्टिंग डेवलपमेंट, मतलब कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो बहुत टाइम तक रहे, ना कि सिर्फ आज है और कल को पता चला फिर डिग्रेड हो जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू सी एनी कॉन्ट्राडिक्शंस इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन योर एरिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ।
यानी कि अगर आपके एरिया में कभी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी आंसर जो है वो आपका थॉट वाइज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि आपके लोकेलिटी में आप क्या चेंजेस देख रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो देख पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आंसर लिख दी हूँ। येस देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस इन द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल, while new industries and infrastructures are being built to grow the economy, there is often harm to the environment and displaces local communities। क्या होता है कि डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज़ बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो इकोनॉमी ओवरऑल उससे डेवलप तो होता है, लेकिन उसके कॉस्ट में जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म पहुंचता है और जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है वो भी डिस्प्लेस हो जाता है। कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है तो वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ से हटा दो, इसी चीज़ को कहीं और लगा लो, तो वो जो लोकल कम्युनिटी बिल्डअप था वो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ऑल्सो प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर डज नॉट ऑलवेज रीच एवरी वन, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। जो चीज़ हम लोग पहले के आंसर्स में भी देखे, जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से, वो ज़्यादातर कि रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेज वाले एरियाज़ में नहीं पहुंच पाता है। तो दीज कॉन्ट्राडिक्शन शोज़ दैट डेवलपमेंट शुड बी बैलेंस्ड। क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि वो जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो ना तो इन्वायरमेंट को हार्म करे और ना ही ऐसा हो कि आप कोई सारे प्रोग्राम्स लेकर के आए और वो हर किसी तक नहीं पहुंचा, कुछ लोग को मिला कुछ को नहीं मिला। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है अब यहाँ पे आपका, इन टेबल 17.3 वी एज्यूम दैट द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव नॉट चेंज्ड, डिस्कस। तो आपके बुक में जो टेबल 17.3 है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। तो इसमें हम लोग जब इसको स्टडी कर रहे हैं, अब जब बुक को पढ़ोगे ना लेसन को, क्योंकि मैं तो अभी तक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो सोशल साइंस का तो नहीं बनाई हूँ, चैप्टर फर्स्ट का बनाई थी लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोस ही बना रही हूँ। तो अगर जैसे आप लोग को चाहिए कि एक्सप्लेनेशन भी आए हर एक लेसन का, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल मैं बताती हूँ कि जो टेबल 17.3 था, तो उसमें ये था कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थे उनके प्राइस को यहाँ पे स्टेबल रख दिए थे, चेंज नहीं किए थे, कांस्टेंट रख दिए थे। तो ऐसा क्यों किया गया था, तो उससे आपको आंसर फ्रेम करना है कि ये करके मतलब क्या बताने चाह रहे थे टेबल में। तो हम लोग को ओवरऑल यहाँ पे क्या करना है ना, स्टडी करना था, हम लोग को कंपेयर करना था इनकम कितना हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना टेबल में, यहाँ पे ईयरली इनकम दिया है, एवरेज इनकम ऑफ ग्रुप इन रुपीज़। तो ईयर दिया है आपको 2010 और 2012 का, तो इन 2 ईयर्स का आपको इनकम जो है वो स्टडी करना है। तो जब आपको कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर स्टडी करना होता है ना, तो उसमें सबसे बेटर तरीका होता है कि बाकी चीज़ों का आप वहाँ पे कांस्टेंट कर दो, ताकि आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में यहाँ पे चेंज देख पाओ। मतलब हम लोग को सिर्फ प्राइस में चेंज देखना है, तो हम लोग गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइस है मतलब इनकम में चेंज देखना है ना, तो जो प्राइस है उनको कांस्टेंट रख दिए, ताकि क्या हो कि अब कांस्टेंट प्राइस पे अगर ये चीज़ बढ़ जा रहा है, अगर इनकम बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि ओवरऑल वो चीज़ों का कंजम्पशन वहाँ पे बढ़ गया है। इसलिए तो प्राइस भले ही वही है, लेकिन पहले वो उन लोग उस चीज़ पे जैसे यहाँ 2000 अर्न कर रहे थे और इसमें भी 2000 ही अर्न किए हैं, दैट मीन्स उसका डिमांड नहीं बढ़ा। लेकिन अगर यहाँ पहले 4000 अर्न कर रहे थे और अब जस्ट 8000 अर्न कर रहे हैं, मतलब उसका डिमांड जो है वो जस्ट डबल हो गया है। तो प्राइस को कांस्टेंट रखने से हम लोग को ये पता चलेगा कि इन्फ्लेशन हुआ है कि नहीं। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी कि इंक्रीज़ आया है कि नहीं किसी चीज़ के कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपका पहले 100 रुपीज़ का था और उसके बाद मैं बोलूँ कि 5% इन्फ्लेशन हुआ है, दैट मीन्स यही चीज़ अब आपको 105 रुपीज़ में मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो उसको अगर बेटर तरीके से स्टडी करना हो तो हम लोग को बाकी पैरामीटर्स को यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट इंडिकेटर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, कैन यू थिंक अदर इंडिकेटर्स। तो जो आपके लेसन में, आपके चैप्टर में जो भी डेवलपमेंट इंडिकेटर दिया है उसके अलावा आप और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बता सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सेकेंड है असिस्टेंस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, थर्ड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑन स्मॉल स्केल, फोर्थ पॉइंट है असिस्टेंस फ्रॉम विमेन ग्रुप, फिफ्थ प्री पर्सन प्रिपरेशन फॉर डेवलपमेंट, सिक्स्थ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड सेवेंथ हाउसिंग फॉर ऑल। इतना इंडिसेस हम लोग और इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ वी विश टू लिस्ट डेवलपमेंट इंडिकेटर फॉर योर स्कूल अदर देन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, व्हाट वुड यू इंडिकेट इन दिस। तो अगर एग्जामिनेशन रिजल्ट के अलावा आपको डेवलपमेंट इंडिकेटर बताना है किसी स्कूल के लिए, आपके खुद के स्कूल के लिए, तो आप क्या सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ रिजल्ट के अलावा, ठीक है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट के अलावा और किस तरीके से आप बता सकते हो कि स्कूल में डेवलपमेंट हुआ है। तो फर्स्ट चीज़ है फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने हैं उस चीज़ को फिक्स कर दें। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं बहुत ज़्यादा बच्चे हैं कहीं कम बच्चे हैं,
वो भी चीज़ सही नहीं है, तो फिक्स हो जाए कि कितना नंबर रखना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जितने स्टूडेंट्स हैं उसके बेसिस पे क्लासरूम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो। अगर जैसे ज़्यादा बच्चे हैं, आप थोड़े से इन्वायरमेंट में थोड़ी सी जगह पे उनको पढ़ा रहे हो, तो वो भी सही नहीं है, तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासरूम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो। नाउ फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, रेस्ट रूम्स फॉर स्टूडेंट्स, क्लिनलीनेस ऑफ प्रेमिसेस एंड ड्रिंकिंग वाटर, मिड डे मील्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, एफिशिएंट टीचर्स, स्कूल कैलेंडर एंड अदर एजुकेशनल एड्स। ये सारे इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द फॉलोइंग। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपको इनको डिफाइन नहीं करना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, आपको डिस्कस करना है इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी आंसर्स जो है उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ड्यू टू ब्रॉड चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज रिड्यूस्ड। अब समझ आया डिस्कस का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हो गया है, क्या चेंजेस आया है अभी ओवरऑल उसमें, उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे हम लोग अभी का सिस्टम देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम जब से चेंज हुआ है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है। अब ये क्यों, क्योंकि फ्री और लेस एक्सपेंसिव फैसिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से विमेन के अमंग जो है अवेयरनेस वो इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है मनी स्पेंट ऑन इलनेस, यानी कि जब कोई बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, तो उस पर वो कितना मनी वो स्पेंड कर रहा है। तो पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर अबाउट इलनेस। अब आज के डेट में लोग जो है इलनेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, क्योंकि रेगुलर वैक्सीनेशन फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है, जिसकी वजह से डिजीज़ का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो गया है। गवर्नमेंट साथ में और बहुत सारा पैसा जो है वो स्पेंड करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो कि इस काम को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी सामने आते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और जो पुअर पीपल हैं वो भले ही अपने जो हेल्थ है, अगर सिक हो गए हैं तो उस चीज़ के लिए उनके पास में पैसा नहीं होता है ना, वो सेव नहीं कर पाए होते हैं, तो जिसके वजह से पैसा ना होने की वजह से वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्री और फ्रीली प्रोवाइड कराना चाहिए पुअर पीपल तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ पीपल हु गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इस पे आपको बताना है। तो यहाँ पे द परसेंट ऑफ पीपल गेटिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम हाई। अब आज के डेट में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी अब ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल होता है, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पहले अवेयरनेस नहीं था लोगों में, और अब जो है वहाँ पे मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर इसलिए वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं था। अब जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे ना हेल्थ वगैरह को लेकर के, लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक वहाँ पे कुछ बेटर नहीं किया जा सकता है। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल टू ऑल। देन फोर्थ क्वेश्चन हो गया, दोज हु आर एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 6 मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने लोग हैं जो कि 6 मंथ से भी कम टाइम के लिए एम्प्लॉयड रहते हैं। यहाँ एन हो गया, इसको ए कर लीजिएगा। तो अराउंड 40% पीपल ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो 6 मंथ्स के लिए भी नहीं मिल पाता है पूरे ईयर में। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो डेली वर्कर्स होते हैं ना, डेली एम्प्लॉयमेंट जिनको है, जैसे मनरेगा के अंडर जो लोग वर्क करते हैं, तो उसमें का ऐसा है कि जो ये सारे लेबर जो हैं वो स्किल्ड नहीं होते हैं, और अगर उनके पास स्किल नहीं है तो उनको थ्रू आउट वर्क नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनके पास हर समय काम है, तो इस वजह से बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि उन लोग के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं रहता है। 11th क्वेश्चन है, एवरेज इनकम हाइड्स द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग पीपल, एक्सप्लेन। तो अगर हम लोग एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री का, तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके इनकम में जो इनइक्वालिटी है वो चीज़ हाइड हो जाता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। तो एवरेज इनकम जो है वो हाइड करता है इसको, और इसीलिए ये चीज़ मिसलीडिंग है, पहला चीज़ तो ये। अब एवरेज इनकम क्या है, तो जो भी लोग हैं वहाँ पे सारे लोगों का इनकम जो आप टोटल करके एक एवरेज निकाल लेते हो, लेकिन इससे आपको डिफरेंस तो नहीं पता चला ना पर पर्सन की, किसका इनकम ज़्यादा है किसका कम है। हम लोग तो एक एवरेज निकाल लिए सबका मिला के, जैसे कि कुछ लोग हैं जो लोग बहुत हाई इनकम है, और वहीं पे कुछ लोग हैं जिन लोग का बहुत कम इनकम है। पूरा मिला के एक एवरेज में तो ठीक ठाक इनकम मिल जाएगा, तो थोड़ी पता चलेगा कि कुछ लोगों का इनमें कम इनकम था। इस वजह से यहाँ पे जो ये चीज़ है वो हाइड हो जाता है, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लेस इनकम के वजह से वो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। तो एवरेज इनकम जो है अगर इंक्रीज़ भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल वहाँ के हर एक पर्सन का इनकम जो था वो इंक्रीज़ हुआ। इनकम में जो गैप है वो मेंटेन रहता है, लेकिन वो हाइड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट एक्सपेंडिचर लेवल्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। यानी कि सोशल ग्रुप रहते हैं ना, कुछ लोग पुअर हैं कुछ लोग रिच हैं, तो अलग अलग क्लास का अलग अलग एक्सपेंडिचर लेवल होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर इससे आपको क्या पता चलता है वो बताना है। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप हैव डिफरेंट एक्सपेंडिचर लेवल इंडिकेट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विद इन अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये चीज़ जो है वो बताता है कि हाँ, अगर कुछ लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं दैट मीन्स ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, अगर कम स्पेंड कर रहे हैं दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीक हैं।
इट रिफ्लेक्ट्स वेरिंग इनकम लेवल्स, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स अमंग द ग्रुप। तो जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनका इनकम लेवल कैसा है, रिसोर्सेज कितना उनके पास अवेलेबल है, उनको वो यूज़ कर पा रहे हैं, एंड उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो इनकम एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम लोगों को पता चल जाता है। जो वेल्दियर ग्रुप होगा वो ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करेगा हेल्थ पे भी, एजुकेशन पे भी, और जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी उन सब पे। वहीं पे जो पुअरर ग्रुप होगा वो स्ट्रगल करेगा इन सब बेसिक नीड्स जो हैं उनकी उसको भी लेने के लिए। और वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो अनइवन है, इस चीज़ को वो बता रहा है। अगर एक्सपेंडिचर लेवल जो डिफरेंट है तो मतलब वहाँ पे जो उनका जो इनकम है ओवरऑल वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट का भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे। और डिफरेंस जो है वो इस चीज़ को भी बता रहा है यहाँ पे कि एक बैलेंस और एक्सक्लूसिव इन डेवलपमेंट, अगर हम लोग को इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर लेवल है उसका भी ऑलमोस्ट इक्वल होना यहाँ पे ज़रूरी है। सोशल ग्रुप के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस रहना जो है वो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट को वो कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। तो ये आपका हो गया 12th आंसर, लास्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और जो वीडियो है वो आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।